देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। बिलाखिर नवाज शरीफ साहब और अहले वयाल पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई। ये वो काम था जिसके लिए किसी को हैरानी तो नहीं हुई होगी माँ सिवाय मुस्लिम लीग नून और उनके चाहने वालों के। लेकिन उससे भी पहले एक इंतहाई अहम मौजू की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा और वो ख़बर है आज के अखबार में शाया होने वाली। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियाँ साकिब निसार फरमाते हैं, हर वक्त अदलिया को निशाना बनाने वाले होश के नाखून लें। तनकीद फ़ैसले पर होनी चाहिए, ख़िलाफ़ आए तो कबूल करना चाहिए। सब्र से काम ले रहा हूँ, जज्बाती नहीं हो रहा। लोग मुझे पैगामात भेज रहे हैं, मौजूदा हालात पर एक्शन लें। मुल्की मफाद और इदारे की साख को भी देखना है। फ़ैसले को गलत कहने के बजाय ये सोचना चाहिए, जायज़ा लेना चाहिए कि फ़ैसला क्यों आया। इंतहाई अहम तवज्जो मेरा ख्याल है कि मच डिलेड, लेकिन बहरहाल फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब ने हुकूमत या शायद यूँ कह लीजिए कि नवाज़ शरीफ साहब की तवज्जो उस जानिब मबजूल करा ही दी है कि जिस तरफ सबसे ज़्यादा हमारे इशारे किए जा रहे थे। अपोजिशन को भी ऐसा लग रहा था कि अदलिया मुखालिफ कुछ बयानात ज़रूरत से ज़्यादा दागे जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून कुछ ज़्यादा ही फ्रंट पर आकर के खेल रही है। नवाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि इंसाफ का खून हो रहा है, फिर भी मुकदमात का सामना करूँगा। अदालत उजलत में है, रेफरेंसेस को जल्दी में निपटाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की खबर के ऊपर शाया होने वाली ये खबर आप अपनी कहानी बयान कर रही है। उसके सम्राट मुझ जैसे किसी छोटे से एंकर तक पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन उसके सम्राट कम से कम दारुल हुकूमत की मिनिस्टर्स कॉलोनी में मुकीम कुछ मिनिस्टर्स तक तो ज़रूर पहुँचे हैं। शायद यही वजह है कि अब मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी माइनस नवाज़ की आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। पहले हम सुनते थे माइनस अल्ताफ़, और अब माइनस अल्ताफ़ के बाद नया ट्रेंड आया माइनस नवाज़। ये मैं नहीं कह रहा, मियाँ नवाज शरीफ की काबीना के खुद एक अहम रुकन रियाज पीरज़ादा साहब ने कल अलम बगावत बुलंद कर दिया। उनका क्या कहना था दिखाएंगे, ज़रा दिखाइए। क्या ये मुल्क जमहूरियत में ऐसे ही रहेगा कि लीडर जो करते रहें, हमारे जैसे भेड़ बकरी उनके पीछे फिरते रहें? हम सिर्फ लीडरों की हाशिया बर्दारी करें, उनके कामों को अपने मोजज़े बना के पेश करें? अब वक्त आ गया है सही या गलत कहने का, और आप देखेंगे कि ये हो जाएगा।
कि हमारे अगर पार्टी ने जिंदा रहना है तो हमें फिर अपना फैसला कुछ करना पड़ेगा। जिद के साथ कुछ नहीं होता, और अगर शहबाज शरीफ साहब भी टेक ओवर कर लें तो मुस्लिम लीग के लिए सबसे बेहतर यही होगा कि वो जब तक ये मसला हल नहीं होता मियाँ साहब का, वो टेक ओवर करके इस जमात को बचाएं और पाकिस्तान के अंदर काम करें अपना, उनकी जमात। आपको ये बता देना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि ये वाहिद आवाज़ नहीं है जो रियाज पीरज़ादा साहब की है। इससे पहले साबिक़ काबीना के एक साबिक़ रुकन और इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मोहतरम हस्ती चौधरी निसार अली ख़ान साहब भी गाहे बगाए नवाज शरीफ साहब और उनके ज़ोमा, उनके साथियों की तवज्जो, ख़ुद हुकूमत की तवज्जो मुतअद्दिद मरतबा इस एक पहलू की जानिब दिला चुके हैं। उनका कहना था कि महाज़ आराई से महज नुकसान होगा। उनके अल्फाज खुद उन्हीं की ज़बानी सुनिए। जमहूरी ममालिक में फ़ैसले अदालतों में होते हैं, अगर अदालतों नहीं करने हैं तो हमें उनके साथ महाज़ाराई नहीं करनी चाहिए। अदालतों से महाज़ाराई करनी, अदालतों को बुरा भला कहना, ये ना हमारी पार्टी लीडरशिप के हक़ में है, ना हमारी पार्टी के हक़ में है, ना मुल्क के हक़ में। पहले तो शायद शुरू में तो शायद इसका इज़हार ज़्यादा मैंने किया, अब पूरी पार्टी का ये मौक़िफ़ है। शायद सुल्तान अब्बासी साहब ने अगले दिन काबीना की मीटिंग में ये कहा कि इदारों पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर पंजाब एक से ज़्यादा दफ़ा मीटिंग्स में भी और पब्लिकली भी ये कह चुके हैं। इसके बावजूद इसकी खिलाफ वर्जी क्यों हो रही है, ये हमारी हुकूमत का काम है, ये वज़ीर आज़म का काम है, वज़ीर आला का काम है कि वो इस पे अमल दरामद कराएं। एक शेर सुना दूं, उसके बाद फिर एक बयान आपकी नज़र है। जुल्फ पे फपती शबे दीजूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। अंधा माइनस कर दीजिए और अब आपकी खिदमत में एक बयान पेश किए देता हूँ। हमारी क़यादत अदलिया के एहतराम में पेश हो रही है। अयाज सादिक साहब, गोया इतनी देर से जो मैं बात कर रहा हूँ वो सब फजूल है। अगर क़यादत अदलिया के एहतराम में ही पेश हो रही है तो फिर अदलिया मुखालिफ ये बयानात और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तंबीह चैमानी दारद मुझे छोड़िए। यहाँ आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ मुल्क के एक मारूफ सहाफ़ी, कॉलम निगार और एंकर पर्सन के कॉलम से कुछ इक़्तिबासात, जिसके बाद इस सवाल को, इस बात को यहीं छोड़ करके वक्फे पर जाएंगे और अपनी गुफ्तगू को अगले सेगमेंट में किसी और मौजू पर जारी रखेंगे। जावेद चौधरी साहब लिखते हैं, मियां नवाज शरीफ ने 1997 में इक़्तिदार संभालते ही खौफनाक फड्डे शुरू कर दिए थे। पहले चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह से फड्डा, फिर सरदार फारूक लगारी से, फिर आसिफ अली जरदारी और मीडिया से फड्डा, और फिर फ़ौज के साथ बराह रास्त लड़ाई। मियाँ साहब ने पहले नेवल चीफ एडमिरल मंसूर उल हक को फारिग किया, फिर आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत से इस्तीफ़ा लिया और यह आखिर में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के सामने भी डट गए। मियाँ नवाज शरीफ के बच्चे, ये इंतहाई सेंसिटिव बात है और ज़रूरत इस अम्र की है कि इस बयान की या तो तरदीद की जाए, जावेद चौधरी साहब की गलतफहमी दूर की जाए, और फिर मेरी और दीगर अहालियान पाकिस्तान की, ताकि कुछ अफाका हो। मियाँ नवाज शरीफ साहब के बच्चे उनका सबसे बड़ा अलमिया साबित हुए। मियाँ साहब ने अपने बच्चों को अपना मुशीर बना लिया था। ये तमाम बड़े फ़ैसले बच्चों के मशवरे से करते थे और बच्चे 12 अक्टूबर से बाहर निकलने के लिए तैयार न थे, चुनाचे बेड़ा गर्क हो गया। मियाँ नवाज शरीफ उस वक्त भी अपने बच्चों के नरगे में हैं, इस वक्त भी अपने बच्चों के नरगे में हैं। पार्टी मरियम नवाज चला रही हैं। ये खौफनाक खुशामदियों के काबू में हैं। ये खुशामदी 2-2 घंटे इनके जेवरात, कपड़ों, जूतों और बैग्स की तारीफ़ करते हैं। कैप्टन सफदर पोरस के हाथी बन चुके, ये अपनी ही हुकूमत को रौंदते चले जा रहे हैं। हुसैन नवाज डट जाएं, देखा जाएगा, जो होना है होने दें जैसी फ़िलॉसफी के कायल हैं। ये अपने वालिद को अनहोनी की जानिब धकेल रहे हैं। हुकूमत तेज़ी से अपने अंजाम की जानिब बढ़ रही है। ये हुकूमत अगर अपनी मुद्दत पूरी कर जाए तो ये बहुत ही बड़ा मोज़ा होगा। दूसरों का तो नहीं कहता, लेकिन मुझे शिद्दत से इस मोज़े की तमन्ना है। दुआ है कि अल्लाह ताला मौजूदा हुकूमत को, हमारे ज़ोमा को रास्ती दे, उनको हिदायत दे, ताकि पिछली हुकूमत की तरह, हुकूमत जैसी भी थी लेकिन बहरहाल उसने अपनी टर्म पूरी की और फाइनली जमहूरियत का सफ़र यूँ ही चलता रहा। अल्लाह ताला करे कि हुकूमत को कुछ अक्ल आए, अक्ल सलीम आए, या कम अज़ कम जावेद चौधरी साहब को वो अक्ल सिखा दे, फिर मुझे और दीगर आलियान पाकिस्तान को, और जमहूरियत का ये सफ़र इसी तरह से मुकम्मल हो। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस इंतहाई अहम हिस्से में हम बात करेंगे जमहूरियत की फ़यूज़ व बरक़ात के तसलसल पर। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान पाक परवरदिगार आलम का। 2 नवाफिल वाजिब हैं आप पर भी और मुझ पर भी कि मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ खबर। वज़ीर आला, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और अरकान सिंध असम्बली की तनख्वाहों में 300% का इजाफा हुआ। वज़ीर आला की माहाना तनख्वाह 1.5 लाख, डिप्टी स्पीकर 1,40,000, अरकान असम्बली की मराद के साथ 1,45,000, हादसाती अखराजात 50 लाख, रिहायशी अलाउंस माहाना 70,000 कर दिए गए। कौमी ख़जाने पर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 35 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। मुशीर की तनख्वाह 75,000, रिहाइशगाह का अलाउंस 55,000, खुसूसी ग्रांट और दीगर मराहत में भी 10 से सिर्फ 400% इजाफा। एक और खबर बताती है, जरदारी साहब ने अरकान की तनख्वाहों में 300% इजाफा रुकवा दिया। और उस पर एक और खबर बताती है कि अरकान सिंध असम्बली की मराहत रोकना मुमकिन नहीं। इस काम के लिए एक तोप चलानी पड़ेगी जिसे तरमीमी बिल कहते हैं। सुभान अल्लाह, जमहूरियत की फ़यूज़ व बरक़ात। इससे पहले भी मैं एक प्रोग्राम कर चुका हूँ, ज़्यादा मुख्तसर मुद्दत नहीं हुई, ज़्यादा तवील मुद्दत नहीं हुई, मेरा ख्याल है 3 महीना हुआ होगा हार्डली। और उस वक्त भी यही मौजूद गुफ्तगू था कि अरकान सिंध असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाए। अब ये 3 महीने में गुर्बत कैसे बढ़ गई, और वो भी अरकान असम्बली की, ये एक तवज्जो तलब मसला है। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं सिंध की सियासत में होने वाली उस हलचल की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैदराबाद के जलसे की सूरत में हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने वहाँ खिताब किया, दिलों को बरमाया। क्या कहा, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जो सिंध में काम करती है। सिंध में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है वो सिर्फ हमारे दौर में हुई है। मियां साहब हो या खान साहब, ये लोग सिंध में आते हैं और यहाँ आकर कहते हैं जी सिंध खंडर बन गया, सिंध खंडर बन गया। सब झूठ, धोखा और प्रोपेगेंडा। जी नाज़रीन, इस अहम तरीन इंकशाफ पर जो बिलावल साहब ने फरमाया, इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले नवाब अली हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ आपको। सबसे पहले ये बताइए सर, ये सिंध किधर है? सर मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध, आपने सिंध का पूछा तो सिंध देखें, पूरा सिंध है और कराची से लेके कश्मीर तक ये पूरा सिंध है। और हर तरह से जो बिलावल साहब ने जो बातें की हैं, देखें सिंध के अवाम ने खुद भी फैसला बड़ा कर लिया है। और हैदराबाद का जलसा आपके सामने है कि लाखों के तादाद में, मेरे ख्याल में मैं 10 किलोमीटर पुलिस की गाड़ी में उधर पहुंचा और इतनी हर तरफ लोग ही लोग थे। और जाहिर है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब सर, कता कलामी माफ कीजिएगा, ये मुझे बताइए, मेरे सवाल का पहले हिस्से का जवाब आपने इनायत किया, जज़ाकल्लाह फिद्दारैन, अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता करे। दूसरा हिस्सा पेशे खिदमत है, ये मुझे बताइएगा सिंध खंडर नहीं बना। आखिरी मरतबा बिलावल साहब को सिंध कब दिखाया था आप लोगों ने? क्यों? और वो तरक्की के दरिया जो उनको नजर आ रहे थे, जिसका उन्होंने अपनी तकरीर में जिक्र भी किया, वो कहाँ बह रहे हैं? उसके छींटे कराची वालों पर, सिंध वालों पर क्यों नहीं पड़ रहे? हम लोग क्यों इतने गाफिल हैं? देखें, मैं आपको पूरी, जहाँ भी चलें सिंध, आप खैरपुर चलें, सखर चलें, जहाँ लाड़काना नवाबशाह चलें या पूरी सिंध में चलें, आपको हर जगह काम ही नजर आएगा। और ऐसा नहीं है कि ये आप मुझे किसका बता रहे हैं सर? जिस वक्त आप इस वक्त जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसका नाकाबिले तरदीद सबूत एक विंडो में चल रहा है सिंध में होने वाली तरक्की का। नहीं, देखिए तरक्की तो बहुत सारी हुई है। आप किसकी बात कर रहे हैं कि काम नहीं हुआ? आप जी सर, स्कूलों में पानी भरा हुआ है, छतें टूटी हुई हैं, वहां गधे बंधे हुए, कुछ गधे जो हैं वो बेचारे तालीम हासिल करने की कोशिश फरमा रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप चले कहीं भी गधे नहीं बांधे हुए, कहीं भी कुछ नहीं है। और हर तरह आपको स्कूलों की, आप देखें, हेल्थ का देखें, आप आयुषी में जना हॉस्पिटल जाएं, आपको पता चल जाएगा। आप खैरपुर चले, हॉस्पिटल का देखें, लाड़काना चले, हैदराबाद चले, हर जगह पे आपको अस्पतालों का जो है ना काम नजर आएगा। एजुकेशन इतनी बेहतर हुई है। आपको पता है कि जो मिनिस्टर है वो ऑनेस्ट है बिल्कुल। उस पे 2 प्रोग्राम कर चुका हूं सर मैं, एजुकेशन जितनी बेहतर हुई है इन्वर्टेड कॉमास में। नहीं, देखें काम तो
बहुत हुआ एजुकेशन पे। मैं कहता हूं कि ये मैं कहूं कि सब कुछ ठीक हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं है। इसमें टाइम दरकार है और आप थर में चलें। थर को भी आपको बेहतर चीजें थर जाने की जरूरत नहीं है सर। थर की वीडियो सामने चल रही है, हर साल जो हम बात हो रही है वो तो दुनिया देख रही है। वो बच्चा एक नाक में उसकी ऑक्सीजन लगी है, एक बूढ़ा बाप रो रहा है, एक बच्चा अनकॉन्शियस है, और आप थर की तरक्की का गाना गा रहे हैं। नहीं यार देखें, आप तो एक कहीं से भी एक वो क्लिप लेके आते हैं, वो दिखाते हैं लोगों को। ये मैंने अपने घर पे शूट किया सर। बताते हैं नहीं मुझे, नहीं देखिए हाँ। ये तो मैंने पहले भी कहा कि मैं ये कहूं कि पूरा सब कुछ ठीक हो गया, बहुत कुछ जरूरत है। मैं तो कह रहा हूं कि 80% जरूरत है तो क्यों नहीं किया? पिछले 8 साल भी आप लोग सूबे में थे, अभी भी आप हुकूमत में हैं, कब करेंगे? खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। नहीं, आप पंजाब में भी देखें ना। नहीं, पंजाब नहीं देखूंगा। आप सिंध से ताल्लुक रखते हैं, पहले मैं सिंध देखूंगा। नवाज शरीफ पंजाब को देख चुका मैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में, अब सिंध की बारी है। नहीं आप पूछे सिंध से। मैं देखें कराची में काम नहीं हो रहा, अस्पताल बेहतर नहीं हुई, एजुकेशन बेहतर नहीं हुई। अच्छा, आखिरी मरतबा आपने सरकारी अस्पताल में इलाज कब कराया था सर? अस्पताल अगर बेहतर हो गए। मैंने 3-4 दिन पहले मैंने टेस्टिंग करवाई थी जना हॉस्पिटल में, जिना अस्पताल से। वो नदीम कमर है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा सर, डॉक्टर आसिम को ऐसी कौन सी खुदा खास्ता खतरनाक बीमारी लाक है जिसके इलाज के लिए वो लंदन गए थे? लंदन में लोगों को मौत नहीं आती? इजराइल अलैहिस्सलाम का दाखिला मना है लंदन में? जरदारी साहब को दांत के दर्द के इलाज के लिए दुबई क्यों जाना पड़ता है? लंदन कौन लंदन जाता है, दुबई जाता है? सर मैंने नाम ले लिया, लेकिन मैं दोबारा कह देता हूं, जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे तब अपने दांत के दर्द के इलाज के लिए भी दुबई गए। इस वक्त थोड़े दिनों पहले तक डॉक्टर आसिम, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो खुद एक निजी बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशन के मालिक है, अपने कमर के मामले के लिए, अपने दिल के मामले के लिए लंदन गए। इजराइल अलैहिस्सलाम का दाखिला बैरून मुल्क मना है। मैं बता दूं कि जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब कभी भी इधर पाकिस्तान से इलाज कराने नहीं गए। जब उधर रहते थे तो इलाज उधर ही, जाहिर इधर तो नहीं आ सकता था। जरदारी साहब सर, इस पे कम से कम 4 प्रोग्राम कर चुका हूं इलाज कराने के लिए। इस पे कम से कम 4 प्रोग्राम कर चुका हूं, मीडिया रिपोर्ट कर चुका है। आप तो कुछ भी कहेंगे ना, आप तो कुछ भी कहेंगे। देखिए फैसला आवाम करती है। आप जो भी कहें फैसला आवाम को तो पढ़ने का, आवाम को पढ़ने लिखने का हक नहीं दे रहे आप। वहां गधे बंदे में आपको देना है ना, आपको तो नहीं देना। आप तो शो करते हो, आपको तो वोट नहीं देना, अवाम ने देना है। अल्लाह सही के फजल है कि अवाम बड़ी अच्छा सर, अवाम जिसको वोट देती है उसका अहवाल जरा मैं आपको दिखाता हूं। जरा दिखाइए जी, सिराज दुर्रानी साहब जिनको अवाम ने वोट दिया था, वो अवाम को क्या दे रहे हैं? वोट जो वस्तु न रखना सही वोट दिलाए मुट्रा वोट के वोट दिलाए मुट्रा तो वोट के वस्तु न रखना मुझी बिरादरी है, रस्तो मरणी पढ़ने अचणो वञणो काला सिंधी सही बिरादरी में हलण चाहींदो जी कमकार जे लाइ ता वस्तु रखो। बाकी जेको कमकार है ज़मानो अचे तो खुश है सही तो नौकरियूं आयूं खुलेआम ॾिनियूं, हां सही कॾहिं तालके के ॾिनियूं, खुलेआम ॾिनियूं, हुन में अफरा तफरी कोन रखी। अच्छा सर, ये सिराज दुर्रानी साहब ने जो जुमला ऑब्जेक्शनेबल अदा किया था, मैं वो तो नहीं बता सकता, अलबत्ता स्क्रीन पर लिखा हुआ आ गया था, आपने मेरे ख्याल से सुन भी लिया होगा। इसी के हवाले से एक सवाल, जाहिर है कि ये खुद भी एक सवाल है। वुसअतुल्लाह खान साहब, चले मुझे तो आपसे बैर होगा, वल्लाह आलम आप कह रहे हैं, लेकिन वुसअतुल्लाह खान साहब को मारूफ सहाफ़ी और तज़कियाकार हैं, उनको आपसे क्या दुश्मनी है? लिखते हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी पिछले 9 बरस से इसलिए हुकूमत कर रही है क्योंकि उसे चैलेंज करने के लिए कोई दूसरी मौसर वफाकी या सियासी पार्टी मौजूद नहीं। शायद इसी वॉकओवर का असर है कि खुद एहतसाबी तो दूर की बात, उल्टा दिमाग पहले से 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। उसके बाद उन्होंने फरियाल तालपुर साहबा की उस वीडियो का जिक्र किया जो कुछ अरसे पहले मैं अपने प्रोग्राम में चला चुका हूं, जिसमें वो अपने वोटर्स को डरा धमका रही हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा कि सिंध असेंबली के एक मेंबर बुरहान चांडियों ने अपने वोटरों की इज्जत अफजाई करते हुए कहा, तुम कौन सा एहसान करते हो, हम 5 साल में एक बार ही तो वोट देते हो। एक दिन जुल्फिकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी और बेनजीर की पार्टी ऐसे लोगों के कब्जे में चली जाएगी, ये किसने सोचा था? यही तो एक जमात थी जो खुद को चारों सूबों की जंजीर कहती थी। अब उसने भी लोगों को और वोट को जूते की नोक पर, या मैं कुछ और कहना चाह रहा था, रखना सीख लिया है। जब अवामी सियासत के वारिसों का यह विजन हो तो फिर किसी भी वर्दी या बिना वर्दी डिक्टेटर को जमहूरियत दुश्मनी का इल्जाम देना मौजू नहीं। जवाब तफसील से इनायत कर सकते हैं आप। देखें
मैं सारी बता दूं कि जो आगा सुराज साहब की आपने जो वीडियो दिखाई मुझे, जो उन्होंने कहा है, आपने पूरी वीडियो भी नहीं सुनी। आपने उन्होंने उन बंदे ने क्या कहा, इसने क्या कहा, पूरी वीडियो सुने, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन करें और जवाब मैं दे सकता हूं। देखें, उन्होंने इस तरीके से नहीं कहा। उन्होंने उन्होंने जो बंदा था उन्होंने बातें की उनके साथ, उन्होंने कहा। अच्छा ये देखें, ये सियासत में उन्होंने खुद आगा सुराज ने टीवी पे आके माफी मांग ली, वो ठीक है। बाकी आपने अदी फरियाल की जो बात की, जो उन्होंने तकरीर की, देखें उधर दो कबाइल हैं, उधर दो सरदार हैं, एक मंगसी है, एक चांडिया है। वो आपस में उनकी वजह से वोट का तजाद हो रहा था। वो कह रहे थे कोई इसको दे दें, कोई कह रहे इसको दे दें। देखें, अदी फरियाल ने क्लियर कहा कि पार्टी एक है। उन्होंने अपना जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा कि पार्टी पीपी है, बिलावल भुट्टो है और तीर है, तीर का निशान है, वोट उनको करना है। अगर ये भी कहना गुनाह है तो मैं अपने प्रोग्राम में चला चुका हूं, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूं धमकी आमेज लहजे की, जिसके ऊपर उसदुल्लाह खान जैसा मारूफ सहाफी मोतरिज है। धमकी वो उन्होंने कुछ नहीं दी। अदी जितना सिंध में काम करती है और पाकिस्तान में काम करती है शायद कोई करता हो। ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने जो बड़े बड़े सियासतदानों को हरवाया और बड़े बड़े सियासतदानों को दिखाया कि सियासत कैसे की जाती है, अदी भी उस पर नक्शे कदम पे चल रही है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई वोटरों को, आजकल के दौर में किसी को कोई भी नहीं धमका सकता, नहीं कोई कह सकता है। हम भी अपने इलाके में जाते हैं, यकीन करें कि हम नहीं, हालांकि वोटर कह देते हैं, हम भी आराम ले सिमोतली सुन लेते हैं कि वो जो बातें हैं। जाहिर है कोई जाहिर बदतमीजी होगी या कोई करेगा तो जाहिर उनको जवाब तो मिलेगा। पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राइट सर, गॉट योर पॉइंट। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में कमर्शियल ब्रेक करने का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अय्यामे नौजवानी में एक फ़िल्म आई थी जिसका एक गाना आज इस वक्त याद आ रहा है। देर लगी आने में तुमको शुक्र है फिर भी आए तो, आस ने दिल का साथ ना छोड़ा वैसे हम घबराए तो। गाना उस वक्त सुना था, याद आज इसलिए आया क्योंकि मुत्तहदा पाकिस्तान की फाइनली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हो गई। ये वो मुलाकात थी जो मच अवेटेड थी, जिसके लिए MQM पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की, बड़ी लॉबिंग की। फाइनली उनकी ये मुलाकात हो गई, जुए शीर बर आ ही गया। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर सीनियर रहनुमा कामरान टिशोरी साहब। इनसे जानेंगे कि इस मुलाकात से हासिल क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, शुक्रिया आपने इनवाइट किया। जज़ाकल्लाह। सर ये मुझे बताइए कि ये इतनी लॉबिंग, इतनी तमन्नाओं और इतनी उम्मीदों का महवर थी ये मुलाकात। इस मुलाकात में आपको जो मिला वो तो खैर आप नहीं बताएंगे, लेकिन ये मुझे बताइए इससे कराची वालों को क्या मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नहीं पता कि आपको ये मालूमात किसने दी कि मुत्तहदा पाकिस्तान ने कोई लॉबिंग की या हमारी ख्वाहिश थी। बिल्कुल ऐसा नहीं था। जब आपको याद हो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट लेना था, तो मुस्लिम लीग नून का वफ्द कराची में हमारे आरजी मरकज़ बहादराबाद पे गवर्नर सिंध और उनकी एक हाई डेलीगेशन के साथ आया और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम नून लीग के प्राइम मिनिस्टर को वोट दें। और हमने फिर राब्ता कमेटी की मुशावरत करने के बाद इस्लामाबाद में खाकान अब्बासी साहब, फ़ारूक सत्तार साहब की इस्लामाबाद रिहाइशगाह जो है जहां उनको मिली हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, वहां तशरीफ़ लाए और हमने उनको बगैर कंडीशनल। चलें, गवर्नमेंट की तरफ से इस बात पे मुबारकबाद वसूल कीजिए कि गवर्नमेंट की तरफ से फ़ारूक सत्तार साहब को तो कुछ मिला। अच्छा मुझे ये बताइए, इस एक मीटिंग में जिसकी वीडियो फुटेज इस वक्त नज़र आ रही है, तमाम चेहरे तो हज़म हो रहे हैं, एक चेहरा हज़म नहीं हो रहा माजरत के साथ, वो है वसीम अख्तर साहब।
ये इस्लामाबाद में बैठ के क्या तोप चला रहे हैं, जबकि यहाँ कराची में उनकी ज़रूरत है। कराची में भंगी झाड़ू नहीं दे रहा, कराची में गटर पे ढक्कन नहीं है, माँ सिवाय इनको सीना कोबी के और कोई काम नहीं आता। सबसे ज़्यादा काबिल एतराज़ हस्ती इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई है तो वो वसीम अख्तर है, और वसीम अख्तर किसी टेलीविज़न चैनल के सामने बैठने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपनी बहुतेरी कोशिशें कर चुका, 56 प्रोग्राम मैंने दाग दिए इनके खिलाफ, क्योंकि इनके हक में बोलने के लिए मेरे पास, बल्कि इस रूए ज़मीन के किसी एंकर के पास कुछ नहीं है। इन्होंने कुछ नहीं किया एमक्यूएम पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को डैमेज करने के अलावा। ये मुझे बताइए, इतनी नेक नाम, इन्वर्टेड कॉमास में, इतनी नेक नाम हस्ती को इस्लामाबाद ले जाने की और इस मीटिंग का सत्यानाश करने की क्या ज़रूरत थी? देखें, वसीम अख्तर साहब हमारी पार्टी के एक सीनियर रहनुमा हैं, डिप्टी इंजीनियर हैं और मेयर कराची हैं। इस मीटिंग में जो चीज़ डिस्कस होना थी, आप देखें इसमें गवर्नर सिंध भी मौजूद हैं। मेन जो चीज़ थी, एजेंडा था इस मीटिंग का, वो कराची पैकेज के हवाले से ये मीटिंग थी। और इसमें क्योंकि कराची मोबाइल पैकेज के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा मशहूर हुई है गुज़िश्ता कुछ अरसे में, वो है कराची पैकेज। और ये वो ताना है जो दे दे करके वसीम अख्तर साहब और उनकी हुकूमत ने हमारे कानों में दर्द कर दिया है। सर, जो पहले पैकेज मिला है उसको तो खर्च कर ले, वो कौन से बैंक में रख दिया? बोलने का मौका देंगे या आप ही बोलते रहेंगे तो फिर मैं खामोश हो जाता हूँ। अच्छा, अब आप तफसील से बोलिए। मेरा ये पॉइंट है कि मेयर कराची, आपने सवाल किया कि क्यों मौजूद थे। मेयर कराची पैकेज के हवाले से जो उस मीटिंग का अहम और 1 पॉइंट एजेंडा था, जिसमें हमने उनसे फाइनल बात करनी थी कि आपने जो वादे किए हैं वो पूरे भी होंगे या सिर्फ वादों की हद तक ही रहेंगे। और उसमें हमने अपनी प्रेजेंटेशन दी, कराची के हवाले से उनको बताया कि इस वक्त कराची किस बुरे हालात में गुजर रहा है, केएमसी की कितनी बुरी हालत है, फंड्स ना होने की सूरत में इदारा जो है वो अपनी तनख्वाहों से महरूम है। तो मेयर ने अपनी तमाम तफसीलात को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब को आगाह किया। और उसके बाद जब उस मीटिंग को में अंदर ये तय हो गया कि अक्टूबर एंड में उसकी पहली रिलीज जो है कराची पैकेज की, वो रिलीज की जाएगी। तो उसके बाद शहर के कौन कौन से इलाकों के नाम आप मुझे बताएंगे जिनकी हालत सुधर जाएगी? सर, पूरे कराची का पैकेज है इसमें, पूरे कराची नहीं, पूरे कराची का पैकेज है। मेरा सवाल मेरे ख्याल अब तक नहीं पहुंचा। ये पहली किस्त जैसे ही कराची पैकेज की आएगी, उसके बाद शहर के कौन कौन से इलाकों की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? देखें, इस पैकेज के अंदर हमने जो चीज़ें डाली हैं उसमें कराची के फ्लाईओवर्स हैं और वो रोड और वो कराची के गुंजान इलाके हैं जहाँ पर सेवरेज का बिल्कुल निज़ाम ख़त्म हो चुका है, जहाँ पर पानी की लाइंस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। 99% कराची की बात कर दी आपने। 50 साल से जो सेवरेज का जिस तरह गलियों के अंदर निज़ाम ख़राब हुआ है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको कराची के अंदर एक बहुत बेहतरीन चेंज नज़र आएगा। ये लॉलीपॉप तो आपने उस वक्त भी दिया था जब वसीम अख्तर साहब को आप दिखा करके वोट मांग रहे थे सर, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है इतना वक्त हो गया, मैंने इनके साथ प्रोग्राम भी किया, उसके बाद मैंने इनके गैर मौजूदगी में बहुत सारे प्रोग्राम किए, अभी तक अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ हुआ नहीं। चले अब आप आगे देखिएगा या फिर किसी दिन वसीम अख्तर साहब को बैठा के बात कर लीजिएगा। भी वसीम अख्तर साहब तो बैठते ही नहीं ना सर, आपका टेलीफोन शायद उठाएं, मेरी रिकमेंडेशन थोड़ी सी अगर आप दे दें। मैं आपका मैसेज पास ऑन कर। राइट सर, मुझे ये बताइए, खबर मेरे पास मौजूद है, शाहिद खाकान अब्बासी ने कराची पैकेज और कामरान टिसोरी समेत मुत्तहदा रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात ख़त्म कराने की कोई यकीन दहानी नहीं कराई। MQM पाकिस्तान के वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात बेसूद रही। सर, काइंडली इस बयान की तरदीद या तौसीक़ फरमा दीजिए। देखिए, हमने उनसे किसी भी रहनुमा के मुकदमात की बात नहीं की। हमने उनसे कराची पैकेज हमारा 1 पॉइंट एजेंडा था और हमने उनसे पहली बात ही ये रखी कि आपने जो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कराची आकर गवर्नर हाउस में हमसे मुलाकात की थी और हमने जो आपको अनकंडीशनल वोट दिया था वो इसीलिए दिया था कि हम चाहते हैं कि कराची के अंदर जो सूबाई हुकूमत बिल्कुल कराची को इग्नोर कर रही है, 80% टैक्स देने वाला शहर कराची सूबाई हुकूमत के। सर, ये बात आपने बड़ी दुरुस्त फरमाई और बर वक्त फरमाई। इससे मेरा अगला सवाल निकलता है कि सूबाई हुकूमत इंतहाई गफलत का मुजाहरा कर रही है। यहाँ मैं आपसे 200%, बल्कि यूँ कहिए 2,00,000% मुत्तफिक हूँ। तो फिर इसी सूबाई हुकूमत की सरपरस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के हक में अपने सेनेटर को दस्तबरदार कराने की क्या तुक थी? देखें, हमने दस्तबरदार नहीं कराया।
आप अगर उस बात को समझें कि हमारे ये सीट ख़ुद सईद गनी खाली की थी और मुर्तज़ा वहाब साहब को वहाँ पर जो है वो सेनेट के लिए नॉमिनेट किया गया था। मुर्तज़ा वहाब साहब से हम लोगों का उनकी वालदा फौजिया वहाब से भी एक ताल्लुक़ रहा है और वो कराची के रहने वाले हैं। तो सर इससे क्या होता है? कराची का रहने वाला तो मैं भी हूँ, मुझे तो अठन्नी नहीं मिल रही, उनको आपने सेनेट की सीट दे दी, ये क्यों? उनसे रिश्तेदारी है किसी की? मेरी पूरी बात सुन लें। हमारे पास देखें वहाँ पर हमारे सेनेटर को जितवाने के लिए हमारे पास वोट नहीं थे। तो सर आप अपना वोट कुएं में डाल देते पीपल्स पार्टी को, एक ऐसी खराब जमात जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पीपल्स पार्टी नेग्लिजेंस कर रही है, उसको क्यों वोट दिया? यहीं रुक जाए ना, आप यहीं रुक जाए। हमने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया। काफी देर तक यही रहता हूँ। नहीं आप रहे, लेकिन मैं आपको बताऊं हमने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया, ये करेक्ट कर लें आप। अच्छा, ये अपना नहीं वोट नहीं, मैं कह रहा हूं दस्तबरदार क्यों कराया? हाँ, दस्तबरदार हमने जरूर कराया, बिल्कुल हमारी पार्टी का फैसला था और हमने इसको दस्तबरदार कराया। पार्टी का फैसला तो बहुत सारा पहले भी किया गया है सर, वो अब उन फैसलों के ऊपर तो बाकायदा 2-3 प्रोग्राम हो सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, कुछ लोगों को आपके हवाले से बड़े एतराज़ात हैं, मैं खुद MQM पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, उनका कहना ये है, प्लीज़ पार्डन मी सेइंग दिस, मैं सिर्फ उनके इल्ज़ामात को दोहरा रहा हूँ, उसको अपनी ज़ुबान दे रहा हूँ, कहीं आपको नागवार ना गुजरे। उनका ये कहना है कि कामरान टिसोरी जैसा पैराशूटर अचानक नाजिल हुआ और डिप्टी कन्वीनर बन गया और हम यहाँ सालों से मेहनत कर रहे हैं, हमें काउंसिलर की सीट नहीं मिली। आप में ऐसे कौन से हीरे मोती लाल जड़े सर कि जो आप आए और सबके सरों पे नाजिल हो गए? देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। 22 अगस्त के बाद MQM पाकिस्तान अपने बहुत सारे मसाइल नशेब व फराज के साथ गुजर रही है और पार्टी के अंदर हम चाहते हैं कि जमहूरी तरीके से तमाम चीज़ें सेट हों और एक अच्छी पार्टी, और जो इसमें 22 से पहले लोगों पर इल्ज़ामात थे और जो चीज़ें थीं वो आइंदा आने वाले दिनों में ना हो। कराची की एक अच्छी जो लोगों की शमूलियतें हैं वो इस पार्टी में हों। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, देखें मैंने पार्टी में 1 साल पहले उस वक्त शमूलियत इख्तियार की जब लोग पार्टी में लोग छोड़ रहे थे और जा रहे थे और इतने अच्छे हालात नहीं थे। आप जैसे मीडिया के दोस्तों ने ही मुझसे पहला सवाल ये किया था कि आप इस टाइम पर फंक्शन लीग छोड़कर क्यों आ गए, तो मैंने कहा था मैं कराची का बेटा हूँ, कराची का रहने वाला हूँ और मैं इस पार्टी में उर्दू स्पीकिंग और महाजरों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आपने देखा PS 114 का इलेक्शन हुआ और यहाँ हमारी पार्टी पर ये इल्ज़ाम लगता था कि बहुत सारे लोग मैंडेट लेकर बैठे हुए हैं 22 से पहले वाली बानी का, लेकिन आपने ये देखा कि जब पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया तो मुझे बावजूद इसके कि हुकूमत की मशीनरी इस्तेमाल की गई, लेकिन 18,160 वोट कामरान टिसोरी ने मुत्तहदा पाकिस्तान के टिकट पर प्लेटफॉर्म से हासिल किए। राइट सर, गॉट योर पॉइंट। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम को रैप अप करने का। टिसोरी साहब से सवाल जवाब आपने मुलाहिज़ा किए, मेरे सवालात कितने दुरुस्त थे और कितने नामुनासिब, और कामरान टिसोरी साहब ने कितने तसल्ली बख्श तशफ़ी आमेज़ जवाब दिए, इसका फैसला आप पर छोड़ते हुए यहाँ प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।